हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम हिंदी साहित्य को पढ़ते पढ़ते अब हिंदी साहित्य के अंत की ओर आ गए हैं और आप सबको पता है हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले भारतेंदु युग को पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा द्विवेदी युग को, उसके बाद हमने पढ़ा छायावाद। छायावाद के बाद शुरू हो जाता है छायावादोत्तर। छायावादोत्तर में सबसे पहले हमने प्रगतिवाद को पढ़ा और आज जिसका नंबर है वो है प्रयोगवाद। वो है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के बारे में हम चीज़ों को समझेंगे। देखो, एक्चुअली में हम अब तक जो हिंदी साहित्य पढ़ते आए हैं, एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए। जो आदिकाल था उसमें टोटल काव्य था, भक्ति काल में टोटल काव्य था, मतलब जो साहित्य था वो काव्य था। रीतिकाल में टोटल काव्य था। उसके बाद जो आधुनिक काल आया, आधुनिक काल का अन्य नाम गद्य काल है, यानी कि गद्य की ज़्यादा रचना हुई है, काव्य की कम रचना हुई है। पर अभी तक जो हमने पढ़ा है, अब रीतिकाल हो गया, उससे पहले भक्ति काल, आदिकाल, उसमें काव्य था। और जो आधुनिक काल चल रहा है, आधुनिक काल में जो ये युग चल रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, इसमें हमने अभी तक जो रचना एवं रचनाकार पढ़े हैं वो सब ज़्यादातर काव्य को ही समझा है, यानी कि सब काव्य हमने पढ़ लिया है। आज क्या होगा, आज इस काव्य का अंत हो जाएगा। प्रयोगवाद और नई कविता आपस में मिलते जुलते हैं, इनका समय निर्धारण अलग अलग से नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक साथ ही हैं। आपको ये बात समझनी होगी। अब जैसे ही ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको गद्य की रचना करवाऊंगा। जो आधुनिक काल के गद्य की रचना है उसमें विधा के हिसाब से करवाऊंगा, नाटक करवाऊंगा, उपन्यास करवाऊंगा, रेखा चित्र करवाऊंगा, यात्रा साहित्य करवाऊंगा, संस्मरण करवाऊंगा। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट विधाएं हैं, इसमें इस पूरे आधुनिक काल में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या गद्य में रचना की, क्या क्या लिखा गद्य में, कौन सा उपन्यास, कौन सा नाटक, कौन सा संस्मरण, कौन सा यात्रा साहित्य, कौन सी कहानी, ये सब चीज़ जो लिखी गई है, इनके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अब शुरू करते हैं प्रयोगवाद के बारे में। प्रयोगवाद का जो समय माना जाता है वो 1943 से 1951 तक माना जाता है। 1943 से 1951 तक माना जाता है। अब हमको समझना जरूरी है। देखो, अब तक क्या हो रहा था, प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद से पहले प्रगतिवाद, यहाँ से थोड़ी धाराएं चेंज होना शुरू हुई। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने धीरे धीरे क्या किया, मुक्त काव्य की तरफ चल पड़े, है ना। कोई भी बंधन नहीं। पहले आपने जो कवि देखे थे, पहले जो आपने रचनाकार देखे थे, वो किसी न किसी को फॉलो कर रहे थे। मतलब पहली जो रीति थी, पहली जो पीढ़ी थी, या मतलब उसको फॉलो कर रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है, अब बात आगे बढ़ती जा रही है और मनमाने ढंग से कविताएं होने लगी हैं। तो प्रयोगवाद से नाम ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ नए प्रयोग हुए, और जो नए प्रयोग हुए उसी समय को कहा गया प्रयोगवाद। यानी कि जो नई तरह से कविताएं लिखी जाने लगी, जो नए ढंग से कविताएं लिखी जाने लगी, उसको नई कविता कहा गया। और नई कविता का जो शुरुआती चरण मान लिया गया, जो नई कविता का बिल्कुल शुरुआती चरण है, जो 1943 से शुरू होता है और 1951 तक का समय नई कविता लिखनी शुरू हुई। और नई कविता का जो पहला चरण है, कौन सा, 1943 से 1951 तक का समय, इसको प्रयोगवाद मान लिया गया। और 1951 के बाद अब तक जो समय चला आ रहा है, ये नई कविता का समय है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो प्रयोगवाद है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो प्रयोगवाद है, इसका आरंभ कहां से माना जाता है, मतलब कहां पे इसकी शुरुआत हुई। तो प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है तार सप्तक की स्थापना से। तार सप्तक क्या होता था, तार सप्तक एक कवियों का मंडल था, या अब भी बनाए जा सकते हैं। पहले जब 1943 में पहला बना था, 1943 में, यहाँ देखेंगे पहला 1943 में बना, दूसरा 1951 में बना। तो तार सप्तक पहले बने थे, अब भी बन सकते हैं। तो तार सप्तक का एक्चुअली मतलब क्या होता है, तार सप्तक 7 कवियों का मंडल होता है। यानी जैसे हमने पढ़ा था भक्ति काल में, अष्टछाप के कवि, कृष्ण काव्य धारा में अष्टछाप के कवि पढ़े थे। उसकी स्थापना किसने की थी, विठलनाथ गोसाई, जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, उन्होंने की। तो इसी तरह से यहाँ पे तार सप्तक की स्थापना की गई और 7 कवियों के मंडल को तार सप्तक कहा गया। ठीक है, जो कविता करने वाले प्रमुख कवि थे, उनको तार सप्तक कहा गया। और तार सप्तक को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, तार सप्तक का संपादन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये थे अज्ञेय। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, अज्ञेय। और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद
हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय इनका एक क्या है, जैसे कवियों में एक स्पेशल नाम दिया होता है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत है ना, सुमित्रानंदन पंत तो नाम हुआ, तो मतलब जो अलग से नाम दिए होते हैं वो, जैसे शायरों के अलग नाम होते हैं, आजकल रैपर्स हैं उनके एक्चुअल नाम कुछ और होते हैं, पर उनके जो मतलब प्रोफेशनल लाइफ होते हैं उसके नाम अलग होते हैं, तो ये प्रोफेशनल लाइफ के नेम है इनके। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संपादन शुरू किया, और जो प्रयोगवाद का आरंभ है वो तार सप्तक से हुआ। कौन से तार सप्तक से? चौथे तार सप्तक से हुआ, जिसका समय माना जाता है 1943। 1943 में पहले तार सप्तक को बनाया गया, और तभी से मान लिया गया कि प्रयोगवाद का आरंभ हो चुका है। अब प्रयोगवाद जो शब्द है प्रयोगवाद, इस प्रयोगवाद शब्द का पहली बार यूज किसने किया था, प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया। उसके बाद देखो कुछ ना कुछ नाम जैसे आता है, पीछे हमने देखा था प्रगतिवाद में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि प्रगतिवाद क्या है, सूक्ष्म के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इस तरह से बात आई थी। तो यहाँ पे प्रयोगवाद के बारे में डॉक्टर नगेंद्र बोल रहे हैं कि जो प्रयोगवाद है वो एक्चुअली में क्या है, शैलीगत विद्रोह है। वो कैसा है? शैलीगत विद्रोह है। आपको ये बात याद रखनी है कि डॉक्टर नगेंद्र ने शैलीगत विद्रोह कहा, किसको? प्रयोगवाद को। और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, जिसने पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने प्रयोगवाद के लिए क्या नाम दिया? बैठे ठाले का धंधा। बैठे ठाले का धंधा, यानी कि जो ठाली बैठे हैं, ठाली बैठना होता है खाली बैठे हैं, जो खाली बैठे हैं मौज मस्ती कर रहे हैं, जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन में लोग खाली बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, तो मजे ले रहे हैं लोग, तो उन्होंने जो काम धंधा शुरू कर दिया, जो ऐसे रचनाएं करना शुरू कर दिया, तो बोल दिया कि बैठे ठाले का धंधा है। और ये किसने बोला? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने बोला। देखो अब तक तार सप्तक को पहली बार शुरू करने वाले व्यक्ति थे अज्ञेय जी, और अज्ञेय जी के ही संपादन में 4 तार सप्तक बने। 4 तार सप्तकों का संपादन हुआ, किसके निर्देशन में, किसके संपादन में? अज्ञेय जी के 4 का हुआ। सबसे पहला तो मैंने बता दिया 1943 मैंने बता दिया, जिससे प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। और 1943 से लेके 51 तक का समय प्रयोगवाद का माना गया है। 51 तक का, 1943 से 51 तक का समय प्रयोगवाद का माना गया है। उसके बाद दूसरा तार सप्तक आया 51 में, तीसरा आया 1959 में 1959 में, और चौथा आया 1979 में 1979 में। और ये चारों ही तार सप्तक अज्ञेय जी की संपादन में संपादित हुए। ये चारों ही तार सप्तक अज्ञेय जी के संपादन में संपादित हुए। अब आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे जो तार सप्तक के बीच में समय उतना ही है जो एक्चुअली में टाइमलाइन है किसका? प्रयोगवाद का, जो टाइम पीरियड है प्रयोगवाद का। यानी कि पहले तार सप्तक से शुरुआत मानी जाती है प्रयोगवाद की, और दूसरा तार सप्तक जैसे ही लगता है तो यहां से देखो अभी तक 1943 में जब रचनाएं होनी शुरू हुई अलग ढंग से, तो नई नई कविताएं लिखी जाने लगी। तो इस नई कविता को एक्चुअली में नाम क्या दिया गया? प्रयोगवाद। इस नई कविता को ही प्रयोगवाद कह दिया गया। पर जब दूसरा तार सप्तक लगा 1951 में, जब दूसरा तार सप्तक लगा, तो ये प्रयोगवाद शब्द हटा के डायरेक्टली क्या लिख दिया गया? नई कविता। डायरेक्टली लिख दिया गया नई कविता। और नई कविता में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस पे स्पेशल कोई वीडियो बनानी पड़े, अगली कोई वीडियो बनानी पड़े। आपको केवल टाइमलाइन याद रखना है कि नई कविता कब से कब तक है? 1951 से अब तक, आगे जो चल रहा है डैश 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 डैश, क्योंकि अब से अगली जो वीडियो आएगी वो गद्य पे आएगी। आप इस चीज को ध्यान रखना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखो अभी जो हमने प्रगतिवाद पढ़ा था वो मार्क्स के सिद्धांत पे आधारित था। जो मार्क्स थे मार्क्सवाद पे आधारित था। मार्क्स का जो सिद्धांत है, भौतिकवादी सिद्धांत है, उस पर उसको आधार बनाए हुए था जो हमने पहले प्रगतिवाद पढ़ा। पर प्रयोगवाद का जो आधार है वो किससे प्रभावित था? फ्रायड का नाम आपने बहुत सुना होगा। फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक भी थे और एक दार्शनिक भी थे, पाश्चात्य दार्शनिक भी थे। तो उनके दर्शन से प्रभावित माना जाता है प्रयोगवाद को। प्रयोगवाद पर किसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है? फ्रायड के दर्शन का। फ्रायड क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। जैसे बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट तो बोलना सही नहीं है, मनोवैज्ञानिक होते हैं जो मनोविज्ञान में एक्सपर्ट रहते हैं, साइकोलॉजी में एक्सपर्ट रहते हैं। और ये एक पाश्चात्य दार्शनिक भी थे। फ्रायड के दर्शन को
भारतीय दर्शन का बिल्कुल उलट माना जाता है। ठीक है, आप दर्शन कभी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फ्रायड का दर्शन को इंडिया में ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पर कभी हो तो आप पढ़ना कोशिश करना। तो अभी देखो मैं बताता हूँ, अब बहुत सारे नाम है। देखो तार सप्तक है, आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि आपने बताया तार सप्तक से शुरुआत हुई, यानी कि 7 कवि तो इंपॉर्टेंट रहे होंगे इस टाइम में, है ना। 1943 से 1951 तक 7 तो इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो हमको 7 से मतलब नहीं है, केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहा हूँ 5। आप में से बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि आप जितना पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है। भाई मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ, जो आपको इससे भी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बुक उठाओ और शुरू हो जाओ। मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ। देखो आज 15वीं वीडियो है और हम साहित्य पढ़ रहे हैं। आपको शायद ही इस तरह का कवरेज इतनी सारी वीडियोस में कोई देगा, एक एक चीज़ को अलग अलग करके आपको पढ़ाएगा। तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अभी आगे और भी वीडियोस आएंगी तो ये आपके लिए बहुत हो जाएंगी। अगर आप जितनी सारी वीडियोस है ना, इसमें से रचनाकार निकालें तो आपके पास इतना मोटा रजिस्टर बन जाएगा। ये अतिशोक्ति हो गई, मतलब आपके साथ में बहुत सारे नाम हो जाएंगे, बहुत सारी रचनाएं हो जाएंगी, आपको याद भी नहीं होंगी। और मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें करवा दी हैं। एक बार जाके आप देखो, नोट्स बनाओ, फिर आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। जो व्यक्ति ज़्यादा उंगली उठाते हैं या आक्षेप लगाते हैं कि आप कम करवा रहे हैं, अदर चैनल वाले ज़्यादा करवा रहे हैं, भाई देखो मेरा अदर चैनल वालों से कोई मतलब नहीं है, ना मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। मेरा मतलब है आपसे जो वीडियोस देख रहे हैं, जिनका भला मैं करना चाहता हूँ। अगर आपको कम लग रहा है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कम लग रहा है, तो आपको मैं आधार तो बना के दे रहा हूँ, आप बुक से उठाओ, पढ़ लो, छुट्टी करो, बात खत्म। तो अभी मैं आपको 5 रचनाकारों के नाम बता रहा हूँ, उनकी रचनाएं बता रहा हूँ। सबसे पहला नाम तो क्या है, अज्ञेय जी का ही है। सबसे पहला नाम तो अज्ञेय जी का ही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर भी अज्ञेय जी की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी, बावरा होता है पागल, अहेरी बोलते हैं मुसाफिर को। तो बावरा अहेरी भी अज्ञेय जी की रचना है। उसके बाद आंगन के पार द्वार, ये सब वो रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जाने की संभावनाएं हैं। तो आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, बहुत इंपॉर्टेंट, असाध्य वीणा, नदी के द्वीप और कलगी बाजरे की, ये सब अज्ञेय जी की रचनाएं। कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, नदी के द्वीप और कलगी बाजरे की। देखो आपने बाजरे का पेड़ देखा होगा, आजकल तो एक गाना चल रहा है, वो पता नहीं जब आप वीडियो देख रहे होंगे साल भर 2 साल बाद, कभी भी कोई भी देख सकता है। तो अभी 2021 में एक गाना बहुत चल रहा है, बाजरे दा सिट्टा, पता नहीं क्या, हमको तो समझ में नहीं आती पंजाबी भाई, ठीक है, जिसको आती होगी बताना सिट्टा विट्टा क्या होता है। तो कलगी बाजरे की, बाजरे का पेड़ खड़ा रहता है, तो बाजरे के पेड़ के ऊपर एक ऐसे थोड़ा सा एक शंकुआकार एक निकल आता है, पूरा ऐसे एक पूरा डंडा सा रहता है, आपने देखा होगा जो गांव देहात से जुड़े होंगे, तो उसी को बोलते हैं कलगी बाजरे की। उसके बाद है दूसरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इनकी 2 रचनाएं, ये काव्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। गद्य जिनके इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में, और दूसरी है ब्रह्म राक्षस। कभी आपको बताएंगे ब्रह्म राक्षस क्या चीज़ होती है। आप में से काफ़ी सारे लोग भूत प्रेत पिशाचों में विश्वास करते होंगे, काफ़ी सारे नहीं करते होंगे, बोलते होंगे फालतू की चीज़ें हैं, पर यकीन मानिए सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाइफ में फील करेंगे तो ये चीज़ें आपको महसूस होने लगेंगी। इसलिए लाइफ में हमेशा आप क्या रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहिए। कभी ब्रह्म राक्षस के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। एक अदर चैनल है एंशिएंट मोटिवेशन, वो भी आप ही का चैनल है, राम जी की पाठशाला से ही जुड़ा हुआ चैनल है, मतलब आप ही का चैनल है, समझ रहे हो, आप ही का चैनल है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उस पर मैं बहुत ज़बरदस्त वीडियोस डालने वाला हूँ। आपने साहित्य में मेरा इंटरेस्ट पहले से देख लिया होगा, और उस चैनल पे मैं क्या बताने वाला हूँ आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उस चैनल पे मतलब जो भारत के
महान दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं और संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, भारत के और बाहर के भी, जैसे अरस्तु हुए हैं, प्लेटो हुए हैं। तो इन लोगों के जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाएं, इन लोगों के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग जिनको मैं आपको बताऊंगा, जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। तो और साथ में उनसे मोटिवेशन क्या मिल सकता है, आपको क्या सीखना चाहिए, ये हर वर्ग के लिए होगा। भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी से भी संबंधित हो, उसके लिए, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी वो चैनल होगा। और आप इंडिया को जानेंगे कि वास्तविकता में भारत वर्ष है क्या, यहाँ पर क्या चीज़ होती है, उसमें संतों महात्माओं के बारे में भी मैं आपको स्पेशल तौर पे बताऊंगा। वो चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में कभी सुनी नहीं होंगी और शायद ही आपको कभी सुनने को मिलेंगी, वो चीज़ों बताऊँगा। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर जाके उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ये दो रचनाएं हैं इनकी, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र जी हुए, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है गीत फरोश, ये आपको याद रखनी है। केदारनाथ सिंह की 3 रचनाएं हैं, अकाल में सारस, बाघ, अभी बिल्कुल अभी, ये 3 रचनाएं हैं, अकाल में सारस, बाघ और अभी बिल्कुल अभी, ये केदारनाथ सिंह जी की रचना है। और अंतिम नाम आता है दुष्यंत कुमार का, जिनको हिंदी के गज़ल सम्राट कहा जाता है। इनकी रचना है साए में धूप। तो ये 5 कवि आप याद रख लीजिए, 5 रचनाकार आप याद रख लीजिए। कल से हम गद्य को समझेंगे और अच्छे से पढ़ते रहिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, आप ही का चैनल है, ठीक है। मैक्सिमम शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय